फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास गोदान। इसके पहले का भाग हम आपको सुना ही चुके हैं। अब उसके आगे। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी यह सोच सोच कर उसके पांव पीछे रहे जाते थे। होरी का तो उसे भय न था। वो केवल एक बार धाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का। जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वो झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने ही ना दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो लौट ही नहीं सकती। कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले। मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में दो चार गालियां देंगी, लेकिन जब झुनिया उसके पांव पड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वो खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वो एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मंजूरी मिल जाए और 2-4 रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी साइट में तुमको देखा। न तुम गाय लेने आते न यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना। मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी। रात हो गई है, अब कैसे जाऊं, तब तक मैं आ जाऊंगा। झुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल हैं। मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है। हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेंगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगे भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। झुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर ना करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तू चल तो। मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो, मैं तो आ ही रहा हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते। जब घर अपना है तो क्यों कहीं भागे। तुम नाहक डर रही हो, जल्दी से आओगे ना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो, मुझे घर बेचकर आप कहीं चलते बनो। इतना नीच नहीं हूँ झूना। जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा खड़ा रहा। फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाले धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो। उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। झुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थीं। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा झुनिया को गाली दे रही हैं। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गणासे का हाथ पड़ने वाला हो। देह का सारा रक्त जैसे सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पी कर मटर अगोरने चले गए हैं। वो मटर के खेत की ओर चला। जौ गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वो इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे मौत दौड़ी आ रही है। वो है दादा की मड़ैया। वो रुक गया और दबे पांव जाकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वो पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी, ओ गजब हो गया। अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं भी सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको झुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है तो सारी सेखें निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे। केले केले आज ठीकरा भी तेज हो गया। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है। यह तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर झुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे ना सहा जाएगा।
भगवान अब तुम्हारा ही भरोसा है, मैं न जानता था इस विपत में जान फंसेगी। झुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं, घर से निकाल भी कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करें तब तक माँ बाप हैं, जब उनमें ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप? होरी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला, लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वो पांव नहीं रख सकता। वो अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय बेचारी झुनिया पर निरपराध ये लोग झल्ला रहे हैं और वो कुछ कर नहीं सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वो सारे खलिहान को भस्म कर देगी, या उसने ना समझा था। और अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकौनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप में नीचे आ रहे और वो झोंपड़ा नीचे गिर पड़ा। वो पीछे लौटा। अब वो झुनिया को क्या मुंह दिखाए? वो 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने झुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थीं वो सब याद आने लगी। वो अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आईं, जब वो अपने उन्मत्त उसासों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकाल कर उसके चरणों पर रख देता था। दुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहाँ नर का मत आग्रह न था, न वो उद्दीप्त उल्लास, न श्रावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहाँ न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। वो संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों की दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थीं। उसने एक दराज से बाहर झांका। धनिया और झुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। झुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों देख भी न सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वो किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मढ़ देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह न करो, आराम से बैठो, खाओ और जितना दान पुण्य करना चाहो करो। झुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वो उसे जो आश्रय देना चाहता था वो मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे। वो तो अब तभी घर आएगा जब वो पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके, और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक ना समझकर कुल का तिलक समझें। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतःस्थल को मत कर वो रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वो कम से कम काम करता और ज्यादा से ज्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं उठा था कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उद्यक्त क्षमा ने उसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गईं, तो वो होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, या उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले और वो 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाएं। महीने में 10 रुपए होते हैं और साल भर में 125। वो 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेश्वरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तुम्हारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वो इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दलिद्दर मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती, अब वो अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है, और सदा 6 आने ही थोड़े मिलेंगे। जैसे जैसे वो काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी।
तब वो दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो। इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वो एक पछाई गाय लाएगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा परलोक भी। और क्या, एक आने में उसका गुजर आराम से ना होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसार में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर है, धर्मशाले हैं, और फिर जिसकी वो मजूरी करेगा, क्या वो उसे रहने के लिए जगह ना देगा। आटा रुपए का 10 सेर आता है, एक आने में 2.5 पाव हुआ, एक आने का तो वो आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, ये सब कहाँ से आवेगा। दोनों जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ ना पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो, वो आध से आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। अभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भून कर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है। पत्तल पर आटा गूंदा, उपलों पर बाटियां सेकी, आलू भून कर भुर्ता बनाया और मजे से खाकर सो रहे। घर ही पर कौन दोनों जून रोटी मिलती है, 1 जून चबेना ही तो मिलता है। वहां भी 1 जून चबेने पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी ना मिली तो वो क्या करेगा। मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी, जब वो जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमियों से बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम मिल जाए तो चांदी है। जब वो लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुंडासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेता हुआ वो सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात काटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है, और वो अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं, दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि झुनिया से क्यों न साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा धमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वो घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वो कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात तो कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पांव लड़खड़ाने लगे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वो अब नहीं चल सकता, लेकिन पास एक पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झुड़बेरियों के झाड़ थे, उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई, अब मन न माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई क्या निराला ये पानी पियोगे, थोड़ा सा मीठा खा लो, अब की और चला ले कोल्हू और बना ले खाड़, अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊँख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खाड़ के भाव, चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा। उसने कटोरे में गुड़ की कई पिंडियाँ लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तम्बाकू तो पीते होगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया, चाल तेज हुई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं न जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने ये जैसे अल्टीमेटम दिया, ना जाएगी, ना जाऊंगी, ना जाएगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठकर चल। स्त्री ने उसे दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल, मैं तेरा गला काट डालूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया, उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वो फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू चाहती क्या है। युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ, तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुँह से कहेगी, क्या बात हुई।
मेरे भाई बाप को क्यों गाली दे? किसने गाली दी तेरे भाई बाप को? जाकर अपने घर में पूछ। अरे चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा? कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढक कर सो। वो तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम करती हूँ। क्यों किसी की धौंस सहूं? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी, एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ ना कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई मर्द और औरत के बीच में बोलना तो ना चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी किसी आंखें निकाल कर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके झोंटे पकड़कर ना खींचूंगा। अच्छा तो अपनी राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वो क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं है। वो जब तक चाहे वहां खड़ा रह सकता है, वहां से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने ओठ चबाकर कहा, तो तुम ना जाओगे? आऊं? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पर तुड़वा के जाओगे। यह कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे। तो तुम ना जाओगे ना? पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है, कभी वो मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ, तो उससे मतलब? गोबर ये धिक्कार पाकर चलता बना, दिल में कहा, यह औरत मार खाने ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपनी बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा? तो पूछे क्यों न लो? पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर भूत सवार हुआ है, तभी ललकार रहा है। मार खाए बिना ना मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा। मैं नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया, उसके मुंह से 5 बीघे खेत हैं और एक हल्की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा है उसकी माफी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुणसहोर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी ना जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्होंने ही दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने ही है। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ पूछूंगा लुगाई ही से तो कहूँगा। उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपत तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे उसका बाल पकड़कर घसीटना न था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती। चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। तुम ही सोचो कैसे अलग हो जाऊं? और किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से जिसने जन्म दिया, या मुझसे ना होगा? औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई। माता से कौन उऋण हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वो किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी। रात को कहीं ना कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद दिया, लुगाई मान गई। ना मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा गया। वो खुद पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप भाई की गाली क्यों देती हैं। हमारी ही बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी।
उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उससे सुना जाएगा। सब दोष लुगाई ही का नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में अपनी बेटी का पक्ष करेंगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था ही, खुदाई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह जहाँ युवती बैठी हुई थी। अब वो गृहिणी बन गई थी, जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। खुदाई ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आते ही न थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था। 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कोदाई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कह चिलम भर लाया और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वो अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। गोबर अंधेरे ही में उठा और कोदाई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया था। कोदाई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृ पद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। बुढ़िया इस संख्याती श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ कर चली गई तो किसकी हेठी हुई? बहू को कौन जानता है, किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है। संभव उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है? हंसी हुई तुम्हारे और तुम्हारे आदमी की। जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है, फिर वो भी लड़की है, अबोध, अल्लड़, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए। तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा। मारने से तो वो पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी हो लेकिन उसके मुंह मत लगो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खाड़ और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर में जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में जा पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहां से आ गए। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी ढोने वाले और संगतराज सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहाँ काम मिला जाता है और उसके हाथ में तो कोई औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा कि वो क्या काम कर सकता है। कोई उसे क्यों रखने लगेगा, बिना औजार के उसे कौन पूछेगा। धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर वो बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे जिनका कोई 75 न था, और उन्हीं में गोबर भी था। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो वो मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10-5 राजों और बढ़इयों को छोड़कर सबके सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधे पर मोटा सोटा रखे हुए। पीछे भुखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भेड़े हों। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करता है मालिक? कौन काम करना है मालिक? मिर्जा साहब ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए।
केवल एक कबड्डी खेल है। यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के लिए 6 आना रोज दे रहा है? सनकी तो नहीं है कोई? बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल से नहीं है। यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं है तो कौन इसका क्या कर लेगा। वो चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आँख मिचौली, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशगी दे दे। ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, पैसे मिल जाए तो कुछ लाकर खा लूं। मिर्जा ने झट 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोंपड़ी थी, जिसमें 3-4 कुर्सियां थी, एक मेज। थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा पड़ती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके ही मंजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को ना मिलेगी। मन में ऐंठ कर रह गया, इन बुड्ढों को उठा उठा कर पटकता है, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका है, पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद इन जरा ग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी न आता था कि कबड्डी खेली है कभी या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, पहर रात गए घर पहुंचते थे और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था खाकर पड़े रहते थे। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन नीरस निरानंद केवल एक ढर्रा मात्र हो गया था। आज यह अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरियाँ लिए, मुंह में दांत न पेट में आंत, जांघ के ऊपर धोतियाँ या तहमत चढ़ाए ताल ठोक ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धंस पड़ी हो। चटपट पाली बन गई, 2 नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशाइयों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह की कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे पौढ़े हैं, जिन्हें यह देखना हो आए और अपनी आंखें तृप्त कर लें। जिसने यह तमाशा न देखा वो पछताएगा। ऐसा सुअवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपए से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और फिटनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न थी। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था। साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तंखा और राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी भी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलासफर का जोड़ फिलासफर ही से हो सकता है। मिर्जा ने मूंछों पर ताव देकर कहा, तो क्या आप समझती मैं फिलासफर नहीं हूँ? मेरे पास कुछ हल्ला नहीं है, लेकिन हूँ मैं फिलासफर। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बतलाई, आप आइडियलिस्ट है या मेटीरियलिस्ट? मैं दोनों हूँ। यह क्यों कर? बहुत अच्छी तरह, जब जैसा मौका देखा वैसा बन गया। तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं है? जिस बात का आज तक कभी निश्चय ना हुआ और न कभी होगा, उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ? और लोग आंखें फोड़कर और किताबें चाट कर जिस नतीजे पर पहुँचते हैं, वहाँ मैं यूं ही पहुँच गया। आप बता सकती हैं किसी फिलासफर ने अकली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है? डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी और आपकी हो ही जाए, और कोई माने या न माने मैं आपको फिलासफर मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक करूँ? मालती ने पुचारा दिया, हाँ हाँ, इन्हें जरूर ले जाइए मिस्टर तंखा के साथ। खन्ना झेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मिर्जा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं?
राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओंकार नाथ का है, मगर वो आज नजर नहीं आती। मिर्जा और मेहता भी नंगी देह केवल जांघिया पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर खेल शुरू हो गया। जनता बूढ़े कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी, बाजियां लगाती थी। वाह, जरा इन बूढ़े बाबा को देखो, किस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मारकर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैंतरे बदल रहे हैं। इन हड्डियों में अभी बहुत जान है। इन लोगों ने जितना घी खाया है उतना अब हमें पानी भी मैसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुढ़ों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। वो उधर वाले बुढ़े ने इसे दबोच लिया, बेचारा छूट निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है, मगर अब नहीं जा सकते बच्चा। एक को तीन लिपट गए। इस तरह लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धर पकड़ और उनके मरने जीने में सभी तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कह कहे पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग छोड़ दो का गुल मचाते। कुछ लोग तैश में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो थोड़े से सज्जन शामियाने में ऊंचे दर्जे की टिकट लेकर बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद न मिल रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली करके सिगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूद पर किसी तरह राजी न होगा, और यह रियायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मामला है। राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेट कर कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। यह आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह से आपने केवल 7% लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं और उस पर एहसान भी रखते हैं, क्यों न हो। खन्ना ने कह कहा मारा, मानो यह कथन हंसने के ही योग्य था। उन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सूद ले लूंगा। हमने उनकी जायदाद रेहन रख ली है और शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ न जाएगी। मैं अपनी कोई जायदाद निकाल दूंगा। 9% देने से यह कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दें, कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी का सुबेते से निकलना जरा मुश्किल है। आप जानते हैं वो जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा। आप उसकी कीमत का क्या अंदाजा करते हैं? राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे जमीन भी तो है उसके साथ। खन्ना स्तंभित हो गए, बोले, आप आज के 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे, औरों से शायद 10% हो। क्यों, क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप चाहे तो दे दीजिएगा। अब तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने ना खरीदे, अब बहुत थोड़े से हिस्से बच रहे हैं, हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने ना ली। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं रियासत आदमी की अक्ल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं ताल्लुकेदारों की रियासतें जब्त कर लूं। मिस्टर तनखा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वो इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तनखा इतनी आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति न थे। आकर कुहनियों के बल मेज पर टिक कर बोले, आप जरा उस मामले पर फिर विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर न मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया है और जनता की कुछ सेवा की है। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वो अधिकार अनाधिकारियों के हाथ में जाएं। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हज़ार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहाँ है?
रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं, मुझे भी साल में 1,000-500 रुपए उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप यह बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो यह मेरा जिम्मा रहा, आपको फ्री पास मिल जाएगा। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपए की थैलियां खोल देंगी और एक एक वोट पर एक एक अशर्फी चढ़ने लगेगी तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जनसेवा की है। और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब ही से गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने ही है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आ जाती है तो घंटों उसे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी है। मेरी और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह के कौंसिल बन रहे हैं उनके लिए रानी साहब ही ज्यादा उपयुक्त हैं। उधर मैदान में मेहता की टीम कमजोर पड़ती जाती थी। आधे से ज्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी ना खेली थी। मिर्जा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की तातीलें अभिनय के अभ्यास में करती थी। रूप भरने में वो अच्छे अच्छे को चकित कर देते थे और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों के भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से ऊबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है, मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सूझी, व्रत अपनी भद्द करा रहे हैं। इसमें काहे की भद्द, दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चिढ़ाया, अब खेल ही खत्म हुआ जाता है। मजा आएगा तब जब मिर्जा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम? एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई। आपकी हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की। मैं गवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में भी मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती ने फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते? यहाँ अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं, अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। ज्यों ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था वो तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुँचा और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पार्ट खेलना पड़ेगा। अब सारा दारमदार उन्हीं पर है। अगर वो बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है, नहीं हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वो दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वो सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थीं। वो मेहता चले, जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनके प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुक पड़ता है।
वातावरण गर्म हो गया, पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा है। मेहता शत्रु दल में घुसे, दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को जो आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे, वे निराश होते जा रहे हैं। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं, मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए आ रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी कौन तमाशाई। सब एक गड़मड़ हो गए हैं। मिर्जा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बूटे मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वो किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वो 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें भी बहुती बनी हुई हैं, पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, यह फेयर नहीं है, बाजी ड्रॉ रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक यह ची ना बोलेंगे मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़े। ची बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ, आप इनसे कह दें ची बोले, मैं भी उठा जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां और छड़ियां उछाल रहे थे। कैसे यकाया पलट हुई कोई समझ न सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एकबारगी पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। शामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। जब भी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े बेमुरौवत आदमी हैं मिर्जा जी, मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका था, यह क्यों ची नहीं बोलते थे? मैं तो चीना बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वो भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था। मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते? गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसा उड़ रहे हैं गोया यह भी छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी? मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन हैं, खुशमिजाज हैं, समझदार हैं, रोशन ख्याल हैं और भी उनमें कितनी खूबियाँ हैं। लेकिन मैं अपने जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ वो उनमें नहीं है और न शायद हो सकती हैं। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों इसकी आशा करता है? मर्द में वो सामर्थ्य ही नहीं है। वो अपने आप को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वो किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वो तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वो जनान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है।
नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर जो समांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नजरों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी एक मिसाल दीजिए। मिसेस खन्ना को ही ले लीजिए। लेकिन खन्ना खन्ना अभागे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है और उसके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उसके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है, लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत आ जाए तो वो अपने को उन पर न्यौछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाएं तो भी उसकी वफादारी में फर्क न आएगा। अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर सकते हैं, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर पिएंगे। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं एस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं। ये जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूँ। शायद कभी तकदीर जागी। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं, कहिए लिख दूं। ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप ले लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे। गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगू, आप जो चाहे दे दें। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता। उसे रुपए मिले तो वह 8वां पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपए मिले तो क्या पूछना, वो तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूंगा। हाँ हाँ, जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसके आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलता है अगली नई कहानी।